ग्राउंड फ्लोर हम कंप्लीट कर चुके थे। टुडेज आवर टॉपिक इज अपर फ्लोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट चॉइस ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर अपर फ्लोर। ठीक है, तो हम अपर फ्लोर के कंस्ट्रक्शन की चॉइस के लिए किन किन पॉइंट्स का, किन किन फंक्शंस का ध्यान रखेंगे, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। जनरल टाइप ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जनरल टाइप ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो हम किस टाइप की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे अगर कॉलम, बीम, गर्डर वुड की बनी है तो हमें टिम्बर या वुड फ्लोर बनाना पड़ेगा। अगर हमें जो स्टील फ्रेम टाइप हमने कवर किया है तो हमें आरसीसी टाइप का फ्लोर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर जो बिल्डिंग है वो आरसीसी फ्रेम टाइप है तो हमें आरसीसी स्लैब प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो इस तरीके के जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उन पर डिपेंड करता है। अमाउंट एंड टाइप ऑफ फ्लोर लोडिंग एंड फ्लोरिंग लोड, कैसे कि फ्लोर पे कितना लोड आया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके हिसाब से हम सजेस्ट करेंगे कि हमें किस टाइप की, जैसे मीडियम लोड है या हैवी लोड है, लाइट लोड है, उसके हिसाब से हम फ्लोर का कंसीडर करेंगे कि हमें किस टाइप की जो फ्लोर है वो प्रोवाइड कराने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, प्लान ऑफ बिल्डिंग। प्लान ऑफ बिल्डिंग में कैसे कि मतलब हमें बिल्डिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस प्लान की हमें ज़रूरत होती है और उसके जैसे इकोनॉमिक के तौर पे हमें किस टाइप की बिल्डिंग प्रोवाइड करानी पड़ती है। जैसे इट इज़ डिपेंड ऑन स्पान रेंज, लाइक अगर स्पान अप टू 3 मीटर है तो हम आरसीसी स्लैब फ्लोर प्रोवाइड कराते हैं या टिम्बर फ्लोर। अगर स्पान 3 to 6 मीटर है तो आरसीसी बीम एंड स्लैब प्रोवाइड कराते हैं हम। ठीक है, अगर 6 to 10 मीटर है तो जैसे अगर टिम्बर प्रोवाइड कराना है, अगर 3 to 6 में तो हम सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर प्रोवाइड कराते हैं। अगर 6 to 10 है तो हमें डबल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर प्रोवाइड कराना पड़ता है, या आरसीसी रिब स्लैब हमें प्रोवाइड करानी पड़ती है, या प्रीकास्ट आरसीसी स्लैब हमें प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो इस तरीके से प्लान ऑफ बिल्डिंग पे डिपेंड करता है। साउंड इंसुलेशन के आधार पर डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का फ्लोर प्रोवाइड कराना है। इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि जैसे जो हम फ्लोर बना रहे हैं उसका मेन कंसिडरेशन होता है कॉस्ट, तो कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। फायर रेजिस्टेंस, टाइप ऑफ सेलिंग पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की हमारी सेलिंग है, तो उसके हिसाब से हम प्रोवाइड कराते हैं। ओके, एंड वेट एंड पोजीशन ऑफ द फ्लोर। ठीक है, पोजीशन ऑफ द फ्लोर की वो फर्स्ट स्टोरी है, सेकंड स्टोरी है, थर्ड स्टोरी है, उस पर डिपेंड करेगा। और उस पर जो वेट है उस पर डिपेंड करेगा। बियरिंग सरफेस पे डिपेंड करेगा। बियरिंग सरफेस पे कैसे डिपेंड करेगा, जैसे वुड फ्लोरिंग है बियरिंग सरफेस, तो वुड फ्लोरिंग है तो वहाँ पे हम लाइट वुड जॉइस्ट या हैवी टिम्बर फ्लोर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसे जो मतलब बियरिंग सरफेस उसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो ये कुछ फैक्टर है जिनके ऊपर अपर फ्लोर की हम चॉइस करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि टाइप ऑफ अपर फ्लोर कौन कौन से होते हैं जिन्हें हम कंस्ट्रक्शन में यूज लेते हैं और वो किस किस पे मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और मटेरियल कौन कौन सा कैसे, तो उसके हिसाब से हमने क्लासीफाई किया है अपर फ्लोर को। तो कुछ टाइप हैं जैसे सिंगल जॉइस्ट एंड स्टोन या प्रीकास्ट कंक्रीट फ्लोरिंग। नंबर सेकंड, जैक आर्च फ्लोरिंग। नंबर थर्ड इज रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। नंबर फोर्थ, रिव्ड या होलो टाइल फ्लोरिंग। नंबर फिफ्थ, फिलर जॉइस्ट फ्लोर। नंबर 6, प्रीकास्ट कंक्रीट फ्लोर। नंबर 7, टिम्बर फ्लोर। तो ये कुछ फ्लोर के टाइप हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये सारे किस पे बेस होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एंड यूज, मतलब जो कि कंस्ट्रक्शन में हम यूज ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्टील जॉइस्ट एंड स्टोन या प्रीकास्ट कंक्रीट फ्लोर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको इसका डायग्राम शो कर देता हूँ कि कैसे स्टील जॉइस्ट जो फ्लोरिंग है वो कैसे होती है। आप इधर डायग्राम में देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम स्टील जॉइस्ट, डैट मीन्स इसमें हम रोल्ड स्टील जॉइस्ट यूज ले रहे हैं, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं RSJ। हम उसे बोलते हैं शॉर्ट में RSJ। तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जैसे रोल्ड स्टील जॉइस्ट हमने यूज ली है, और ये कब यूज ले रहे हैं, जब हमारे पास कैसी स्टोन स्लैब है। जब हमारे पास स्टोन स्लैब है, और ये किस पे डिपेंड करती है, जो स्लैब का स्पान है उस पर डिपेंड कर रही है। आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे होंगे। ठीक है, सेकेंड डायग्राम में देखो कि जब
जो स्टोन स्लैब है जो कि RSJ डेट मीन्स रोल्ड स्टील जॉइस्ट के अपर फ्लैंज पे टिकी हुई है, तब हम बीम को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्लैब को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट, जब स्टोन स्लैब मतलब जब सिंपल स्टोन हो, सिंपल स्टोन फ्लोर हो, तो अब उसे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं विदाउट जॉइस्ट। इसके लिए कंडीशन है कि जो स्पान है वो लेस देन 3 मीटर होना चाहिए अगर हम विदाउट जॉइस्ट जो है फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि हम इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फ्लोर इज क्वाइट common in location where stone slab are easily available in span of 1 to 3 meter and width is 30 to 60 centimeter। ठीक है, तो बेयर स्टोन स्लैब आर नॉट अवेलेबल, प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब कैन बी यूज। जहाँ पे स्टोन स्लैब नहीं है तो वहाँ पे हम प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब यूज लेते हैं। ठीक है, प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब यूज लेते हैं। द स्लैब आर प्लेस एट लोअर फ्लैंज ऑफ रोल्ड स्टील जॉइस्ट। अभी हमने डायग्राम में देखा था कि जो स्टोन स्लैब थी वो किसके ऊपर थी, जो लोअर फ्लैंज ऑफ रॉयल स्टील जॉइस्ट है वहाँ पे थी। ठीक है, द स्पेसिंग ऑफ स्टील जॉइंट, मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्टोन स्लैब है उसके स्पान पे डिपेंड करता है कि स्पेसिंग ऑफ स्टील जॉइस्ट आपको कितना रखना है। तो स्पेसिंग ऑफ स्टील जॉइस्ट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द अवेलेबल स्टोन स्लैब। नेक्स्ट इज द जॉइस्ट हैव द क्लियर स्पान इक्वल्स टू विड्थ ऑफ रूम, कि जितनी हमारे रूम की विड्थ होगी उसके बीच में जो जॉइस्ट के बीच में उतना क्लियर स्पान होगा। द स्पेस बिटवीन द टॉप ऑफ द स्लैब एंड टॉप ऑफ द स्टील जॉइस्ट, जो RSJ रोल्ड स्टील जॉइस्ट है और जो टॉप ऑफ द स्लैब है उनके बीच में क्या होगा, वर्ड्स होगा। उस वर्ड्स को हम किससे फिल करेंगे, उस वर्ड्स को हम जनरली फिल करते हैं लाइम कॉन्क्रीट से। किससे, लाइम कॉन्क्रीट से हम फिल करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे आप देख रहे होंगे कि जो जॉइस्ट है उसके चारों तरफ हमने किससे फिल किया है, लाइम कॉन्क्रीट या सीमेंट कॉन्क्रीट से हमने एनकेसिंग से हमने उसको फिल कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जैक आर्च फ्लोर। जैक आर्च फ्लोर क्या होता है, तो जैक आर्च फ्लोर नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें मतलब आप एक आर्च शेप इसमें यूज ले रहे हो, इसमें एक आप एक आर्च शेप यूज ले रहे हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि जैक आर्च फ्लोर कैसा होता है। ठीक है, जैक आर्च फ्लोर डिफरेंट टाइप के होते हैं। हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि ब्रिक आर्च फ्लोर कैसे होता है, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो जैक आर्च इज एन आर्च ऑफ आइदर ब्रिक या कंक्रीट सपोर्टेड ऑन लोअर फ्लैंज ऑफ माइल्ड स्टील जॉइस्ट। तो ये जो होती है तो माइल्ड स्टील जॉइंट्स का लोअर फ्लैंज है उस पर सपोर्टेड होती है। तो इसमें जो आर्च बनता है ना, या तो ब्रिक का बनता है या कंक्रीट का बनता है। ठीक है, तो जॉइस्ट होते हैं जो रोल्ड स्टील जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, वो उनके बीच में स्पेसिंग कितनी होती है, 1 to 1.5 मीटर होती है। एंड आर सपोर्टेड एट देयर एंड आइदर ऑन द वॉल या लॉन्गिट्यूडनल गर्डर पे वो क्या होते हैं, सपोर्टेड होते हैं। हम क्या करते हैं, जो आर्च है आपने देखा होगा आर्च का कुछ राइज होता है, तो राइज की एक लिमिट होती है। उस राइज की लिमिट क्या होती है, स्पान का 1/12 होता है, उसको हम इतना राइज करते हैं आर्च को। द बॉटम ऑफ द फ्लोर इज नॉट प्लेन, जो बॉटम ऑफ द फ्लोर है वो प्लेन नहीं होता। आपको पता है आर्च का एक एज ए कर्व शेप होता है, तो जो बॉटम ऑफ द फ्लोर है वो है ना एज नॉट प्लेन में नहीं होता। तो इसका डिसएडवांटेज होता है कि इसमें कर्व शेप में होता है, जैसा आर्च आपने देखा होगा कुछ ऐसे होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिक जैक आर्च फ्लोरिंग। नाम से ही पता लग रहा है कि जहाँ पे हम कहाँ ब्रिक यूज ले रहे हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वर्क ब्रिक आर्च फ्लोरिंग में हम क्या करते हैं, मैं आपको पहले डायग्राम शो कर देता हूँ ब्रिक आर्च फ्लोरिंग का। आप यहाँ डायग्राम देख रहे हो, ब्रिक आर्च फ्लोरिंग का स्लो डायग्राम है, तो आप यहाँ देख सकते हो। तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द वर्क को स्टार्टिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, जो रोल्ड स्टील जॉइस्ट है, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। जो रोल्ड स्टील जॉइस्ट है इनको सबसे पहले अपनी इनकी पोजीशन फिक्स करो। इनकी पोजीशन फिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो ब्रिक हम यूज ले रहे हैं वो सारी कैसी है, फर्स्ट क्लास की ब्रिक हैं। आप देख रहे होंगे फर्स्ट क्लास की ब्रिक हैं, और इनकी ब्रिक के बीच में कुछ स्पेसिंग रखी जाती है जिसको हम लाइम कॉन्क्रीट से फिल कर देते हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव रिंग शुड बी प्रॉपर्ली इंटरलॉक। ठीक है, क्री ब्रिक शुड बी प्रॉपर्ली एंड टाइटली सिक्योर्ड एंड रिच मोर्टार। तो जो क्री ब्रिक होगी जो सबको रोक के रखेगी, उनको प्रॉपर्ली रिच मोर्टार से हम टाइटली सिक्योर कर देते हैं उनकी पोजीशन पे। इफ लाइम मोर्टार इज यूज, अगर लाइम मोर्टार यूज ले रहे हैं तो आर जो रोल्ड स्टील जॉइस्ट है वहाँ पे हम क्या यूज लेंगे, सीमेंट कंक्रीट। और सीमेंट कंक्रीट होगी वो जनरली N15 ग्रेड की होगी। डेट मीन्स 1:2:4। 1 is part for cement, 2 is for fine sand and 3 is for coarse aggregate। ठीक है, टॉप कंक्रीट एंड फ्लोरिंग शुड नॉट बी लेड अनलेस द ब्रिक वर्क इज प्रॉपर्ली क्योर्ड। ठीक है, आप देख रहे होंगे ऊपर फ्लोरिंग कर रहे हैं सीमेंट या लाइम की, तो वो तब तक नहीं करते हैं जब तक कि जब हमने ब्रिक वर्क किया है ये प्रॉपर्ली अपनी जो सेटिंग है वो गेन ना कर ले। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर फ्लोरिंग करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट जैक आर्च फ्लोरिंग। तो सीमेंट कंक्रीट जैक आर्च फ्लोरिंग से आप क्या समझते हैं, नाम से ही पता लग रहा है सीमेंट कंक्रीट हम यूज ले रहे हैं। सीमेंट कंक्रीट जैक आर्च फ्लोरिंग आर मेड ऑफ 1:2:4 सीमेंट, दैट मीन्स M15 ग्रेड सीमेंट कंक्रीट, ओके, सपोर्टेड ऑन द लोअर फ्लैंज ऑफ माइल्ड स्टील जॉइस्ट। तो ये किस पे, माइल्ड स्टील जॉइस्ट पे क्या होती है, उसके ऊपर जो उसका लोअर फ्लैंज है उस पर क्या होती है, सपोर्टेड होती है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्क्रीट जैक आर्च रिलेटिवली सिंपल, ठीक है। द सेंटरिंग, जो सेंटर पोर्शन होता है ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे 3 mm की थिक माइल्ड स्टील प्लेट होती है एंड बेंड टू द शेप ऑफ एन आर्च, उसको है ना अपन जो आर्च की शेप में उसमें बेंड कर देते हैं एंड हैविंग पेयर ऑफ होल्स एट एंड स्पेस एट 75 मीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है। सेंटर टू सेंटर में कितनी स्पेसिंग होती है, 75 सेंटीमीटर होती है। द सेंटरिंग प्लेट, एक सेंटरिंग प्लेट होती है, उसको इज सपोर्टेड ऑन द लोअर फ्लैंज ऑफ द जॉइस्ट थ्रू ए पेयर ऑफ 12 mm डायमीटर रोड। तो एक 12 मीटर डायमीटर रोड होती है, उसके पेयर के चारों तरफ मतलब जो लोअर फ्लैंज है वो सपोर्टेड होता है सेंटरिंग प्लेट के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एंड ऑफ द रोड पास थ्रू सिमेट्रिकली होल्स ऑफ द सेंटरिंग प्लेट एंड द फाइनली रेस्ट ऑन द लोअर फ्लैंज ऑफ द रोल्ड स्टील जॉइस्ट। जो पूरा सेटअप होता है, जो रोल्ड स्टील जॉइस्ट होते हैं उसके जो सपोर्ट होते हैं, जो उसके लोअर फ्लैंज होते हैं उस पर इजीली उस पर रेस्ट होता है, उनके ऊपर पूरा लोड ट्रांसफर होता है और उसमें हम जो रोड है उसमें सिमेट्रिकली होल के द्वारा जो लोड है उसको हम पास कराते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू चेक द डिफ्लेक्शन ऑफ द सेंटरिंग प्लेट, ठीक है, जो सेंटरिंग प्लेट है उसके बीच में डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए एक वुडन पैकिंग ब्लॉक होता है, उसको टाइटली इंसर्ट कर दिया जाता है बिटवीन माइल्ड स्टील प्लेट एंड रोड। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं पहले, जो अभी हम पढ़ रहे थे, देखो माइल्ड स्टील प्लेट और रोड के बीच में एक वुडन ब्लॉक हमने घुसा दिया है, इसको सेंटर टू सेंटर ये रोड है, इसको हमने इंसर्ट कर दिया है, जो कि हम कहाँ पर इंसर्ट करेंगे आप देख रहे होंगे इसमें बी डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में, जो मतलब रोल्ड स्टील जॉइस्ट है उसके लोअर फ्लैंज पे ही सपोर्टेड है, ठीक है। और एक जो प्लेट होती है उसको हमने आर्च शेप में बना के उसके ऊपर हमने क्या किया, कंक्रीट फिल कर दी, तो इसको हम बोलते हैं कंक्रीट जैक आर्च फ्लोरिंग बोलते हैं, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें फ्लोरिंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा यूज लिया जा रहा है, आप देख रहे होंगे। तो फ्लोर ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग आर invariably made of reinforcement cement concrete because of the inherent advantage of टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंक्रीट विच इज स्ट्रॉन्ग, आपको पता है जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट होता है, कंक्रीट किस में स्ट्रॉन्ग होता है, कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है बट टेंशन में वीक होता है। तो हम क्या करते हैं, जो उसमें जो टेंशन की बियरिंग स्ट्रेंथ है, टेंशन को ले ले, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो स्टील वार है उनको इंसर्ट कराते हैं। तो स्टील वाल के द्वारा क्या होता है, उनको हम रेनफोर्समेंट बोलते हैं, इसलिए इसका फुल नेम है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। तो जो कंप्रेशन होता है वो कौन ले लेता है, वो सीमेंट कंक्रीट ले लेता है, और जो टेंशन होता है वो किसके द्वारा रजिस्ट कर लिया जाता है, रेनफोर्समेंट के द्वारा रजिस्ट कर लिया जाता है। तो कंक्रीट विच इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन, हाउएवर इट इज suitably reinforced with the help of steel bar which take the entire bending tension. Due to this the overall thickness of the RCC floor is comparatively small, ठीक है। तो ओवरऑल थिकनेस जो RCC फ्लोर की होती है वो कंपेरेटिवली हम स्मॉल रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमने बार प्रोवाइड करा दी, जो पूरा लोड को बेंडिंग है उसको रजिस्ट कर लेगी, जिससे क्या होगा, जो फ्लोर का सेल वेट है वो कम हो जाएगी, थिकनेस कम हो गई है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं RCC फ्लोर आर आल्सो कंपेरेटिवली फायर प्रूफ। तो RCC स्लैब जो हम यूज ले रहे हैं ना वो फायर प्रूफ भी होती है एंड डैम प्रूफ भी होती है। आप देख सकते हैं जो हमारे घरों में नॉर्मली हम जनरली RCC फ्लोर ही हम यूज ले रहे हैं। द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज आल्सो इजी एक्सेप्ट दैट सेंटरिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। दीज फ्लोर कैन आल्सो बी यूज ऑन लार्ज स्पान। तो इस टाइप का फ्लोर है जो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट फ्लोर है, उसे हम लार्ज स्पान के लिए यूज ले सकते हैं। देयर फॉर मोर सुटेबल फॉर बिग साइज रूम और होल। जो हम घरों में आपने देखा होगा रोल, वहाँ पे सब में क्या होता है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट फ्लोर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो RCC फ्लोर है उसको हमने किन किन पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो आपने देखा होगा एक तो सिंपल स्लैब फ्लोरिंग जो नॉर्मली हम घरों में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रेनफोर्समेंट ब्रिक फ्लोरिंग होता है, एक बीम स्लैब फ्लोरिंग होता है। बीम स्लैब फ्लोरिंग भी आपने हमारे जो जनरली कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उनमें देखी होगी। मैं अभी आपको डायग्राम शो करूंगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये किस टाइप की फ्लोरिंग होती है। नेक्स्ट इज फ्लैट स्लैब फ्लोरिंग। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिंपल रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट स्लैब फ्लोरिंग, ठीक है। तो ये जनरली आपने घरों में देखी होगी, तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे। तो इन सिंपल
reinforcement cement concrete flooring, the reinforcement cement concrete slab bends downward, causes tension at the bottom. आपने देखा होगा जो सिंपल आरसीसी फ्लोरिंग होते हैं वो डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ होती है क्योंकि उसका खुद का सेल्फ वेट भी होता है, ठीक है, और नीचे क्या आता है, टेंशन आता है, ऊपर क्या आता है, कंप्रेशन आता है, इस कारण भी, ठीक है। ड्यू टू दिस माइल्ड स्टील बार एनफोर्समेंट इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द स्लैब कीपिंग ए मिनिमम क्लियर कवर ऑफ 15 mm। तो उनके बीच में 15 mm का कवर रखा जाता है जो हम माइल्ड स्टील बार यूज ले रहे हैं, और वो क्या करती है, टेंशन को रजिस्ट कर लेती है। हाफ दीज बार आर बेंड अप नियर एंड to take up negative bending moment causes due to the partially fixity at the end। तो नेगेटिव मूवमेंट होता है, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है, उसको ले इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हाफ बैंड को हम नियर एंड पे क्या कर देते हैं, उनको बेंड कर देते हैं, ठीक है, किसके कारण से, पार्शियली फिक्सिडिटी एंड पे, पार्शियली फिक्सिडिटी के कारण के हम उसको नियर एंड पे मतलब उसको क्या कर देते हैं, उसको बेंड अप कर देते हैं। द मेन रेनफोर्समेंट इज प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पान ऑफ द स्लैब विच इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द रूम, ठीक है, स्पेशली वैन द लेंथ ऑफ द रूम इज मोर देन 1 टाइम द विड्थ ऑफ द रूम, ठीक है, जब जो लेंथ ऑफ द रूम है वो 1.5 गुना है किससे, विड्थ ऑफ रूम से, तो मेन रेनफोर्समेंट है उसको हम डायरेक्शन ऑफ द स्पान ऑफ द स्लैब के डायरेक्शन में हम उसको क्या कर देंगे, जो रेनफोर्समेंट उसको प्लेस कर देंगे, जो कि किसके इक्वल रहता है, जो रूम की विड्थ है ना उसके क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो इस टाइप की जो स्लैब होती है जो अभी हमने पढ़ी है कि उसको हम मतलब ए के डायरेक्शन में, मतलब जो स्लैब है उसके स्पान के डायरेक्शन में हम रेनफोर्समेंट को सेट कर देते हैं मैंने, तो इस टाइप की जो रेनफोर्समेंट को है उसको हम बोलते हैं वन वे स्लैब। क्या बोलते हैं, वन वे स्लैब। सच स्लैब आर क्वाइट सुटेबल एंड इकोनॉमिकल फॉर स्पान अप टू 5 मीटर। तो जो वन वे स्लैब है वो जो 5 मीटर तक के स्पान है उनके लिए ही सूटेबल है, इकोनॉमिकल है। अगर इससे ज़्यादा स्पान है तो हम वहाँ पे यूज लेते हैं टू वे स्लैब। कौन सी स्लैब, टू वे स्लैब। तो टू वे स्लैब कब यूज लेंगे, जब लेंथ ऑफ द रूम इज लेस दैन 1.5 टाइम्स द विड्थ ऑफ द रूम। तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्लैब है ना, अब देखो, अब जब क्या था, लेंथ विड्थ से बड़ी थी तो एक ही डायरेक्शन में बेंड कर रही थी, किसके डायरेक्शन में, ओनली मतलब उसके डायरेक्शन में, अपनी विड्थ के मतलब अलोंग ही क्या कर रही थी, वो बेंड कर रही थी। अब जब लेंथ कम है, विड्थ लेंथ इज लेस देन 1.5 इन टाइम मल्टीप्लाई ऑफ विड्थ ऑफ द रूम, तब क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में बेंड करेगी। तो हम क्या करते हैं, टू वे स्लैब हम जनरली यूज लेते हैं। तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे वन वे रेनफोर्समेंट हमने कैसे प्रोवाइड किया है। मैन रेनफोर्समेंट को हम डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, इजीली लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कंप्लीटली, ठीक है। आप देख रहे होंगे शॉर्टर स्पान, लॉन्गर स्पान, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रेनफोर्समेंट ब्रिक फ्लोरिंग। रेनफोर्समेंट ब्रिक फ्लोरिंग, तो नाम से ही पता लग रहा है रेनफोर्समेंट ब्रिक फ्लोरिंग में डेट मीन्स हम इसमें हम ब्रिक भी यूज ले रहे हैं। मैं पहले आपको डायग्राम से शो करता हूं, ठीक है। तो आप रेनफोर्समेंट ब्रिक फ्लोरिंग में देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने ब्रिक यूज लिया और ब्रिक के बीच में हमने नीचे मैन रेनफोर्समेंट यूज लिया है और ब्रिक के बीच में गैप रखा है हमने 2 to 3 सेंटीमीटर का। इसमें हम क्या करते हैं, 1:3 का सीमेंट मोर्टार, डेट मीन्स 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 3 पार्ट ऑफ सैंड को हम इसमें क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो इसकी थिकनेस कितनी होगी स्लैब की, बताओ, क्योंकि ब्रिक की थिकनेस कितनी रहती है, 10 सेंटीमीटर, तो इस स्लैब की भी थिकनेस कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर रहेगी। अब इसके हम थ्योरी के बारे में स्टडी करते हैं। रेनफोर्समेंट ब्रिक फ्लोरिंग होता है क्या है। Reinforcement brickwork is a type of construction in which the compressive strength of brick is utilized to bear the compressive stress and steel bar are used to bear the tensile stress in a slab, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क में क्या होता है, ये उस टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क है जिसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ब्रिक की वो किसके द्वारा यूटिलाइज कर ली जाती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस के द्वारा। और जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो कौन बियर कर लेता है, जो हम स्टील बार प्रोवाइड करा रहे हैं उसके द्वारा, ठीक है। तो सीमेंट कंक्रीट इज रिप्लेस बाय द ब्रिक। इसमें क्या करते हैं, जो सीमेंट कंक्रीट है उसका स्थान आपने देखा होगा, हम इसमें ब्रिक यूज ले रहे हैं तो किससे, ब्रिक से रिप्लेस कर दी जाती है। हाउएवर सिंस द साइज ऑफ द ब्रिक इज लिमिटेड, कंटिन्यूटी इन द स्लैब इज ऑब्टेन बाय फिलिंग द जॉइंट बिटवीन द ब्रिक बाय सीमेंट मोर्टार। और जो सीमेंट मोर्टार हम इसमें यूज ले रहे हैं वो 1:3 का हम जनरली इसमें यूज लेते हैं। द रेनफोर्समेंट बार आर एम्बेडेड इन द गैप बिटवीन द ब्रिक। तो ब्रिक के बीच में जो गैप होता है उसमें हम रेनफोर्समेंट बार को एम्बेडेड कराते हैं, विच इज फिल्ड विद सीमेंट मोर्टार। सच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट सुटेबल एंड चीप फॉर स्मॉल स्पान फ्लोर स्लैब कैरिंग कंपेरेटिवली लाइटर लोड, ठीक है। तो वहाँ पे जनरली जो स्मॉल स्पान होता है वहाँ पे जनरली हम जो रेनफोर्समेंट ब्रिक फ्लोरिंग हम यूज लेते हैं। द डेप्थ ऑफ रेनफोर्समेंट ब्रिक स्लैब इज गवर्न बाय द थिकनेस ऑफ द ब्रिक अवेलेबल।
तो जो रेनफोर्समेंट ब्रिक स्लैब है उसकी जो डेप्थ है वो किस पे डिपेंड होगा। ठीक, मैंने आपको बताया था ब्रिक की थिकनेस पे, मैंने आपको बताया था कि मिनिमम थिकनेस ऑफ द ब्रिक कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो स्लैब की थिकनेस भी क्या होगी 10 सेंटीमीटर। हम आगे बात करते हैं, मॉड्यूलर ब्रिक आर 10 सेंटीमीटर थिक, हैंस थिकनेस ऑफ द स्लैब मे बी कैप्ट एज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जनरली हम यूज लेते हैं, क्यों यूज लेते हैं, क्योंकि उनकी जो शेप है वो यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी यूज फॉर सच ए वर्क, सीमेंट मोर्टार यूज टू फिल द जॉइंट ETC शुड बी 1:3 का रेशियो का हमने फिल कर देते हैं विथ प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो टू मेक द मोर्टार वर्केबल। ठीक है, द विड्थ ऑफ द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट ब्रिक इज जनरली कैप्ट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो जॉइंट के बीच में मैंने आपको बताया था, ब्रिक के बीच में हम डायग्राम में देख सकते हैं कि उसके बीच में जो जॉइंट है वो कितने को होता है 2 to 3 सेंटीमीटर को, जो कि किससे फिल होता है सीमेंट मोर्टार से फिल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीम स्लैब फ्लोरिंग। बीम स्लैब फ्लोरिंग का मतलब है, देखो मैं आपको एक और डायग्राम शो कर देता हूं कि आप देखो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, बी डायग्राम में देखो उसका सेक्शन डायग्राम है, तो उसमें क्या होता है, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो फ्लोर बीम है वो टी बीम है, ठीक है, और वो ठीक है एज एक स्लैब में अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो बीम है वो स्लैब के साथ टी सेक्शन बना रही है, तो इसको हम बोलते हैं टी बीम। क्या बोलते हैं इसको, हम टी बीम बोलते हैं। एक बार हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर दोबारा हम डायग्राम पे आएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बीम स्लैब फ्लोरिंग क्या होता है, व्हेन द विड्थ ऑफ द रूम बिकम मोर, जब रूम की विड्थ ज़्यादा है द स्पान ऑफ द स्लैब से इंक्रीजिंग एंड सिंपल आरसीसी बीम, सिंपल आरसीसी जो स्लैब है वो अनइकोनॉमिकल है, तो वहाँ पे हम बीम स्लैब फ्लोरिंग प्रोवाइड करते हैं। इन दैट केस द फ्लोर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ आरसीसी बीम एंड स्लैब कास्ट मोनोलिथिकली। मोनोलिथिकली का मतलब अभी हमने जो ग्राउंड पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था, मोनोलिथिकली का मतलब होता है कि मतलब दोनों को एक साथ कास्ट कर रहे हैं, किस किस को, बीम को और स्लैब को। द बीम नॉन एज टी बीम एक्ट एज इंटरमीडिएट सपोर्ट टू द स्लैब विच इज कंटिन्यूस ओवर दीज बीम। ठीक है, वैन द साइज ऑफ द रूम डेट इज हॉल इज वेरी लार्ज, जब हॉल की साइज बहुत ज़्यादा है, इंटरमीडिएट टी बीम आर कंस्ट्रक्ट आइदर सपोर्टेड ऑन द आरसीसी कॉलम, जो बीम है ना उसको हम या तो आरसीसी कॉलम या एंड ऑफ द वॉल पे हम क्या कर देते हैं, सपोर्टेड कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा लोड है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू द सॉइल। तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो है देखो बीम और जो स्लैब है वो एक साथ कास्टेड है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं मोनोलिथिकली। क्या बोलते हैं, मोनोलिथिकली। एक होता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब है जो बीम है और स्लैब है वो अलग अलग कास्ट की गई है, उसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैट स्लैब फ्लोरिंग। फ्लैट स्लैब फ्लोरिंग क्या होता है, ए फ्लैट स्लैब इज ए टाइपिकल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन विच ए रेनफोर्स्ड स्लैब इज बिल्ट monolithically with the supporting column and is reinforced in two या more direction without any provision of the beam। देखो फ्लैट स्लैब का मतलब है जहाँ पे हमें लार्ज स्पान की जरूरत होती है, लार्ज एरिया की जरूरत होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं विदाउट बीम। तो विदाउट बीम के प्रोवाइड करने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं फ्लैट स्लैब प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्लैट स्लैब में जो रेनफोर्समेंट है वो टू तो डायरेक्शन में होता है, टू या मोर डायरेक्शन में हम रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, देखो द फ्लैट स्लैब थस ट्रांसफर द लोड डायरेक्टली टू द सपोर्टिंग कॉलम, जो सपोर्टिंग कॉलम होता है उनमें डायरेक्टली लोड को ट्रांसफर करते हैं विदाउट यूजिंग बीम सुटेबली स्पेस बिलो द स्लैब। बिकॉज ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ द बीम सिस्टम इन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ए प्लान सीलिंग इज ऑब्टेन। ठीक है, प्लेन सीलिंग, क्योंकि प्लेन कैसे कोई बीम है ही नहीं, ठीक है, थस गिविंग अट्रैक्टिव अपीयरेंस फ्रॉम आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर कोई बीम है ही नहीं, बीच में बिल्कुल प्लेन सरफेस हमें मिल रही है, तो क्या देता है एक अच्छी अपीयरेंस देगा। मैं आपको डायग्राम में शो करता हूँ, देखो जैसे आप देख रहे होंगे फ्लैट स्लैब है, देखो हमें पूरा कंप्लीटली और जो लोड है वो डायरेक्टली कॉलम में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम फ्लैट स्लैब का कंस्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिव या होलो टाइल फ्लोरिंग। तो रिव या होलो टाइल फ्लोरिंग का हम कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो रिव क्या होता है, पहले इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप एक बार डायग्राम पे आओ, डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि एक रेक्टेंगल शेप का वायर का हमने फिक्स किया है, मतलब इसको बोलते हैं रिव। क्या बोलते हैं इसको, रिव बोलते हैं। ठीक है, अब हम थ्योरी पे आते हैं। concrete is incapable of resisting tension which is caused in the lower part of the thickness of the slab. The lower part does not take in load bearing and hence part it can be replaced by hollow tile। तो उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, होलो टाइल से। और होलो टाइल हमने यूज लिया जिससे क्या होगा,
अब टाइल का, होलो टाइल का वेट कम होता है कंक्रीट के कंपैरिजन में, जिससे क्या होगा, कंप्लीट स्लैब का वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कंक्रीट टेंशन को लेने में रजिस्ट इनकेपेबल हो तो वहाँ पे हम इस टाइप का यूज लेते हैं। रिव के साथ हम होलो टाइल को रिप्लेस कर देते हैं कंक्रीट को, जिससे वेट कम हो जाता है। ठीक है, किसका, स्लैब का सेल्फ वेट कम हो जाएगा। द क्लियर स्पेसिंग ऑफ द रिव्स डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द होलो ब्लॉक अवेलेबल, बट इट शुड नॉर्मली नॉट एक्सीड 50 सेंटीमीटर। तो जो क्लियर स्पेसिंग है वो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और वो स्पेसिंग ऑफ द रिव वो किस पे डिपेंड करेगी, जो हम होलो ब्लॉक्स यूज ले रहे हैं ना, उनके साइज पे डिपेंड करेगी। द बिड्थ ऑफ द रिव में वेरी बिटवीन 6 to 10 सेंटीमीटर। जो बिड्थ है रिव की वो 6 to 10 सेंटीमीटर होती है। एंड रिव का जो स्पान होता है वो कितना होता है, 7 मीटर। कितना होता है रिव का स्पान, 7 मीटर। मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड एट द बॉटम ऑफ द रिव। मेन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं, रिव के बॉटम में प्रोवाइड करते हैं। और जिससे क्या होता है, जो मेन रेनफोर्समेंट होता है वो टेंशन को रजिस्ट कर लेता है। टू रजिस्ट द support movement, that means negative movement, an additional bar is placed at the top of the rib section। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, नेगेटिव मूवमेंट आ जाता है। तो नेगेटिव मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए वो कहाँ होगा, टॉप पे आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव मूवमेंट टॉप पे आता है तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, टॉप पे भी माइल्ड स्टील की बार को हम प्रोवाइड करा देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ए मिनिमम कवर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज प्रोवाइडेड। द डेप्थ ऑफ द रिव इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एज वेल एज द कॉस्ट रेशियो ऑफ द स्टील एंड कंक्रीट। तो बेंडिंग जो रिव है उसकी डेप्थ किस किस पे डिपेंड होती है, किस किस की बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है, बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू कितनी है, और कॉस्ट रेशियो किस किस का, स्टील और कंक्रीट का। डेप्थ ऑफ द रिव इज यूजुअली केप्ट एज एट लीस्ट किस किस का, 1/20 विद फ्री सपोर्ट एंड एट लीस्ट L/25 विद फिक्स सपोर्ट। ठीक है, फ्री सपोर्ट होता है तो 1/20, अगर फिक्स सपोर्ट होता है तो L/20, अगर फ्री सपोर्ट होता है और फिक्स सपोर्ट होता है तो L/25। जो इनमें से लीस्ट हो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ द रिव प्रोवाइड करते हैं। L क्या है, स्पान ऑफ द रिव। ठीक है, तो जनरली स्पान ऑफ द रिव कितना होता है, स्पान ऑफ द रिव होता है जनरली 7 मीटर होता है। होलो टाइल आर अवेलेबल इन डिफरेंट वेट्स एंड डिफरेंट डेप्थ। ठीक है, समटाइम्स टू श्योर the requirement of the depth of the riv, hollow tile of required depth h may be manufactured at the site। तो इसके साथ कभी और हम क्या करते हैं, जो होलो टाइल है ना, तो जितनी हमें होलो टाइल है उसकी जो डेप्थ जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, डेप्थ ऑफ द रिव के हिसाब से, तो हम उसके हिसाब से क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं साइट पे, किसको, होलो टाइल को। ओके, डायग्राम आप देख सकते हैं, जो कंक्रीट का प्लेस है, स्थान है, उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, होलो टाइल से रिप्लेस कर दिया है, जिससे क्या हो जाएगा, जो उसका सेल्फ वेट है, जो उसका डेड लोड है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलर जॉइस्ट फ्लोर। फिलर जॉइस्ट फ्लोर क्या होता है, दिस इज टाइपिकल type of composite construction in which RSJ rolled steel joist of the small section are placed in concrete। ठीक है, the spacing of the joist may vary between 40 to 90 सेंटीमीटर। joist के बीच में spacing कितना वेरी होता है, 40 to 90 सेंटीमीटर। the filler joist may either rest on the wall if span is less या on longitudinal steel beam। the joist act as reinforcement and no separate reinforcement is provided in the concrete filled in between the joists। ठीक है, मैं आपको देखो समझाता हूँ, एक बार आप पहले इसका डायग्राम देखना। ठीक है, कंक्रीट शुड कंपैरेटिवली सराउंड द फिलर जॉइस्ट एंड स्टील बीम विद ए मिनिमम कवर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर ओवल फिलर जॉइस्ट। देखो पहले एक बार आप डायग्राम देखो, देन दोबारा रिवाइज हम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जॉइस्ट होते हैं, तो जॉइस्ट को हमने किससे फिल कर दिया, कंक्रीट से फिल कर दिया। आप देख रहे होंगे जॉइस्ट्स है, जॉइस्ट्स के बीच में कंक्रीट फिल करके उनको प्रॉपर मतलब हम जो सीमेंट कंक्रीट से फिल कर देते हैं उसको उसमें सेट कर देते हैं, देन हम ऊपर फ्लोरिंग प्रोवाइड कराते हैं। देखो एक बार दोबारा यही हमने पढ़ा था। तो दिस इज ए टाइपिकली टाइप ऑफ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन। ये किस किस के बीच में कंस्ट्रक्शन होता है, जो जॉइस्ट था रोल्ड स्टील और कंक्रीट के बीच में। ओके, जो जॉइस्ट्स हम यूज ले रहे हैं ना, देखो आप देख रहे होंगे इनके बीच में स्पेसिंग कितनी है, 40 to 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो फिलर जॉइंट्स है उसको हम या तो वॉल पे रेस्ट कराते हैं या हमारी बीम होती है ना उस पे रेस्ट कराते हैं, जिससे वो लोड को ट्रांसफर, क्योंकि जो जॉइस्ट है वो किसका होता है, स्टील का, और वो थोड़ा हैवी होता है। ठीक है, इसलिए हम बीम या किसी वॉल पे उसको रेस्ट कराते हैं। तो जॉइंट्स है वो रेनफोर्समेंट की तरह काम करता है। इससे हमें कोई भी इसके अलावा जो सेपरेट रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीकास्ट कंक्रीट फ्लोर। प्रीकास्ट कंक्रीट फ्लोर कैसा होता है? विद द मॉडर्न डेवलपमेंट इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, प्रीकास्ट कंक्रीट फ्लोर से देखो पहले आप क्या समझते हैं, जिसे हमने प्लांट में कंस्ट्रक्ट किया और फिर डायरेक्ट हमने क्या किया, उसे साइट पे लाके असेंबल कर दिया, ठीक है। इसी तरह की तो यूनिट होती है। तो क्या होता है, with the modern development in the construction technology, precast beam slab units are now available with the help of which the floor can be constructed easily without use of any formwork। विदाउट यूज ऑफ एनी फॉर्मवर्क क्यों? क्योंकि जो फ्लोर होता है ना, उसको हम कहाँ, किसी प्लांट में हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन उस कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ हमने उसको फॉर्मवर्क के साथ मतलब उसको कंस्ट्रक्ट किया, क्योर किया, अब वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ गेन कर चुका है। देन उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं कहाँ पे, साइट पे। फिर उसके बाद हमने इसको क्या किया दिया, जो प्रीकास्ट कंक्रीट फ्लोर उसको हम क्या कर दिया, उसके वहाँ पे असेंबल कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि विदाउट इसमें होमवर्क की जरूरत पड़ी क्या, साइड पे नहीं पड़ी। इससे हमारा देखो क्या होगा फायदे, इसमें टाइम कम लगता है ना, और जो इसकी स्ट्रेंथ है ना वो अच्छी खासी आती है, क्योंकि इसमें हम हाई ग्रेड स्ट्रेंथ कंक्रीट हम यूज लेते हैं। दीज प्रीकास्ट यूनिट आर अवेलेबल इन अबाउट 25 सेंटीमीटर विड्थ, वेरियस डेप्थ एंड वेरियस स्पान, ठीक है। प्रीकास्ट यूनिट कैन बी सपोर्टेड आइदर ऑन द वॉल या ऑन रोल्ड स्टील जॉइस्ट। जो प्रीकास्ट यूनिट है वो किस पे सपोर्ट होती है, या तो वॉल पे या स्टील जॉइस्ट होते हैं उन पे सपोर्ट करके उन पे असेंबल कर देते हैं उनको। द साइड ऑफ ईच यूनिट आर प्रोवाइड विद ग्रुप्स टू फॉर्म कनेक्टिंग जोगल्स फॉर एडजेसेंट यूनिट, ठीक है। उनसे हम क्या कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, किसको, जो स्पान है। नेक्स्ट द जॉइंट्स आर ग्राउटेड। जो जॉइंट होते हैं उनको बाद में हम, जैसे हमने असेंबल कर दिया, असेंबल करने के बाद हमने जो जॉइंट्स होते हैं उनको सीमेंट मोटर या लाइम मोटर से हम क्या करते हैं, उसे फिल कर देते हैं। सीमेंट मोटर गन आती है, गन से हम प्रेशर, गन क्या करती है, प्रेशर से जो उसमें जॉइंट्स होता है उनमें फिल हो जाता है। सच फ्लोर आर इकोनॉमिकल, लाइट वेट, साउंड प्रूफ और फायर प्रूफ होता है। लाइट वेट है ना, हम इसको यूज लेते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। इंटरलॉकिंग ग्रुप्स होते हैं, इनके द्वारा हम इसको कनेक्टेड करते हैं आपस में, ठीक है। सपोर्टिंग रॉड होती है, आप डायग्राम में देख रहे होंगे। होलो प्रीकास्ट, होलो क्यों हुआ, होलो होने की वजह से क्या हो गया, इसका वेट लाइट हो गया। कंक्रीट को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, होलो मेंबर से हमने रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टिम्बर फ्लोर। टिम्बर फ्लोर क्या होता है? टिम्बर फ्लोर आपने जनरली हिली एरिया में देखा होगा। हिली एरिया में क्या होता है कि हमें जो टिम्बर है वो इजिली अवेलेबल हो जाती है। तो टिम्बर फ्लोर विच इज क्वाइट लाइट इन वेट, हैव पुअर फायर रेजिस्टेंस एंड साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी। टिम्बर आपको पता है कि फायर रेजिस्टिविटी टिम्बर की कम होती है एंड साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। दे आर क्वाइट कॉस्टली, ये कॉस्टली होती है जहाँ एक्सपेक्ट एट दोज लोकेशन वेयर लोकल टिम्बर इज चीपली अवेलेबल। देखो अपने प्लेन एरिया में अगर हम कोई टिम्बर का फ्लोर बना रहे हैं तो कॉस्टली होगा, हिली एरिया में टिम्बर इजिली अवेलेबल हो जाती है, इसलिए वहाँ पे आपने देखा होगा हम वहाँ पे टिम्बर फ्लोर हम यूज लेते हैं। टिम्बर फ्लोर आर बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर, डबल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर एंड फ्रेम या ट्रिपल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज लेते हैं। अगर स्पान अप टू 3 मीटर है अपना, तो हम वहाँ पे सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर यूज लेंगे। अगर स्पान 3 to 6 मीटर है तो वहाँ पे हम वहाँ पे भी हम सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर यूज लेंगे, ठीक है। और जहाँ पे स्पान 6 to 10 मीटर है, मतलब अप टू 6 मीटर तक हम क्या करते हैं, सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर यूज लेते हैं। अगर 6 to 10 मीटर है तो वहाँ पे हम डबल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर यूज लेते हैं। अगर स्पान ग्रेटर देन 10 मीटर है तो वहाँ पे हम ट्रिपल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर या फ्रेम टिम्बर स्ट्रक्चर हम यूज लेते हैं। तो अप टू 6 मीटर तक हम कौन सा फ्रेम यूज लेते हैं, सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर। 6 to 10 तक हम कौन सा यूज लेते हैं, डबल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर। और ग्रेटर देन 10 मीटर स्पान पे हम कौन सा टिम्बर यूज लेते हैं, ट्रिपल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर हम यूज लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे कुछ टाइप थे, हमने कंप्लीट किए किसके, अपर फ्लोर के। ओके, थैंक यू।